नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ ने ढाका से लौटकर 1970 के दशक में ये पूरी एक नज़्म लिख डाली थी। ब्रिटेन की मीडिया कंपनी बीबीसी ने एक बड़ी विस्फोटक डॉक्यूमेंट्री की है, और ये डॉक्यूमेंट्री इतनी विस्फोटक है, इसमें जिस तरह के क्लेम्स और दावे किए गए हैं वो इस बात से आपको अंदाज़ा लगेगा कि यूके के अलावा किसी भी हिस्से में, यानी भारत में भी, कुछ लोगों ने उस फिल्म को डाउनलोड करके और कुछ यूट्यूब चैनल्स पे चला दिया था। अभी वो फिल्म बिल्कुल देखने के लिए अवेलेबल नहीं है। वो फिल्म के कुछ हिस्से मैंने देखे, द वायर ने भी इस पर रिपोर्ट किया है कि ये 1 घंटे की फिल्म जिसका पार्ट 1 ही अभी रिलीज़ किया गया है, इस का दूसरा पार्ट भी है, अभी सिर्फ यूके में लोग देख सकेंगे इस फिल्म को। ये फिल्म 2002 के दंगों पर बनी हुई है। 20 साल गुजर चुके हैं 2002 के दंगों को। इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो विस्फोटक दावा किया गया है इस बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए, इसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जो अब प्रधानमंत्री हैं और तब मुख्यमंत्री थे, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई है। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं 2002 के दंगों के बारे में। और इसमें जो खासकर जिस रिपोर्ट का ब्यौरा दिया गया है, उसी वक्त की रिपोर्ट है 2002 के बाद की, जिस रिपोर्ट को अब तक जो यूके की सरकार है उसने रिस्ट्रिक्टेड यानी कि प्रतिबंध लगाया हुआ था, और अब ये रिपोर्ट विस्तार से रिलीज कर दी गई है। इस रिपोर्ट में खासकर ये दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल यानी कि सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं गुजरात दंगों में। बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री ये कहती है, और यूके गवर्नमेंट की मैंने आपको बताया जो तफ्तीश, जो इंक्वायरी है, उसके मुताबिक ये रिजल्ट आया है। इस फिल्म में यूके के जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं उस वक्त के, 2002 के दंगों के बाद की मैं आपको बात बता रही हूं, जैक स्ट्रॉ, उन्होंने बाकायदा कैमरे पर ये बात साफ तौर पे कही है कि उन्हें काफ़ी इसको लेकर चिंता हो रही थी जिस बड़े स्तर का ये हिंसा हुई थी, और उन्होंने इसी के सबब उन्होंने ये इंक्वायरी बिठाई। इसमें इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू भी है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी किसी ऐसे इंटरव्यू के लिए तैयार हुए हों जिन पत्रकारों को वो पसंद नहीं करते या उन्हें पहले से नहीं पता है कि सवाल कौन से होंगे। लेकिन बीबीसी की इस पत्रकार के सामने नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद थे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के सवाल और जवाब इसमें दरपेश आए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, इसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो तनाव है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो अल्पसंख्यक आबादी है, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है, उनके बीच ये ही इस तरह से इसका जिक्र किया गया है कि टेंशंस बिटवीन इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द कंट्रीज मुस्लिम माइनॉरिटी। और ये जो क्लेम किया गया है इसमें ये लार्ज स्केल जो कम्युनल वायलेंस हुआ, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसको लेकर गुजरात में फरवरी और मार्च के महीने में 2002 में जो ये दंगा हुआ था, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पार्लियामेंट में 2005 में कहा गया कि 790 मुसलमान और 254 हिंदूज इस पूरे दंगे में मारे गए, और 223 से ज़्यादा लोग गायब हो गए, मिसिंग रिपोर्ट किए गए। 2500 लोगों के घायल होने की खबर, इस बात को कबूल किया गया, पार्लियामेंट में इस बात को रखा गया। इससे पहले आपको बता दें कि इन दंगों से ठीक पहले 27 फरवरी को गोधरा में एक ट्रेन जली थी जिसमें 59 कार सेवक उनको जिंदा जला दिया गया। तो उसके बाद बताया गया कि ये क्रिया प्रतिक्रिया के तौर पर, खुद नरेंद्र मोदी के अल्फाज में, ये क्रिया प्रतिक्रिया के तौर पर ये मामला, ये गुजरात का दंगा पेश आया सामने। तो BBC 2 पर ये जो पहली रिपोर्ट दिखाई गई है BBC 2 पर, जिसका अगला पार्ट भी अनाउंस कर दिया गया है कि अगले आने वाले दिनों में दूसरा पार्ट भी आएगा। इसमें कहा गया है कि यूके गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है, पहले उसको प्रतिबंध लगाया गया था, रिस्ट्रिक्टेड उसको मार्क किया गया था, और अब ये तफसील से
इसको छापा गया है, इस रिपोर्ट को, जिसमें खासकर जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है ये कहती है कि नरेंद्र मोदी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, एक वाक्य कहा गया है। और जो चेन ऑफ इवेंट्स है, जिस तरह से जो घटनाक्रम पेश आया है, उसको कहा गया सिस्टमेटिक कैंपेन ऑफ वायलेंस विच हैज ऑल द हॉलमार्क्स ऑफ एथनिक क्लेंजिंग। यानी कहा गया है कि बिल्कुल जिससे संस्थागत तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे हिंसा को अंजाम दिया गया, और इसमें तमाम तरह से निशानदेही होती है कि ये एथनिक क्लेंजिंग यानी कि नस्ल कशी का ये मामला है। नस्ल कशी का मामला, पोग्रोम शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी आप ये समझिए कि एक ख़ास धर्म के मानने वाले, एक ख़ास नस्ल के लोगों का एक सिस्टमेटिक तरीके से उनका कत्ल किया जाना, समूह में, इसको पोग्रोम कहा जाता है। तो ये इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और उन्होंने ये कहा, ये यूके के जो मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि ख़ासकर इस बात से मैं बहुत परेशान था और मैंने काफ़ी निजी इसमें इंटरेस्ट लेते हुए मैंने इसमें ये कहा कि ये इंडिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, भारत और यूके के रिलेशंस के मद्देनज़र भी, और मैं इसको बहुत ही इसको केयरफुली इसको हैंडल करना चाहता था। ये फॉरेन सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ कह रहे हैं, 2001 से 2006 के बीच ये फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश मंत्री रहे। उन्होंने ऑन कैमरा इस डॉक्यूमेंट्री में इस बात को कबूल किया है कि व्हाट वी डिड वाज टू एस्टैब्लिश एन इंक्वायरी एंड have a team go to Gujarat and find out for themselves what had happened, and they produced a very thorough report. उन्होंने एक टीम को बाकायदा गुजरात में भेजा, उन्होंने एक विस्तार से इस रिपोर्ट को दी इस टीम के लौटने के बाद। और उनका ये कहना है कि इससे ये पता चलता है इस रिपोर्ट से कि जितनी रिपोर्टिंग की गई, जितना दर्ज किया गया हिंसा को और जो बलात्कार हुए खासकर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ उनके साथ, उसको बहुत कम करके आंका गया, बहुत कम करके दर्ज किया गया। ये यूके के मंत्री ये कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में महिलाओं के साथ, खासकर इन्होंने कहा है वाइड स्प्रेड एंड सिस्टमेटिक रेप हुआ मुस्लिम वुमेन के साथ, ये बात कही गई है। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड, राजनीतिक तौर पर ये मोटिवेटेड बताया गया। इसमें साफ तौर पर जो वीएचपी है उसका नाम लिया गया है। और जो खास बात इसमें बहुत दुखदाई है, जो यूके की रिपोर्ट जिसको अब तक रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित, जिस पे पाबंदी लगाई हुई थी पब्लिश करने पर, उसमें जो बात कही गई है वो ये कि ये रिपोर्ट साफ तौर पर ये कहती है कि पुलिस को अपना काम करने से रोका गया, और जो ये अतिवादी, उग्रवादी, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, वीएचपी जो कि आरएसएस से ही निकली हुई है, उसका जो रोल है उसको खासकर हाईलाइट किया गया है कि इनको एनकरेज किया गया, इनकी हौसला अफजाई की गई, इनको रोका नहीं गया और पुलिस को अपना काम करने से रोका गया। तो दो महत्वपूर्ण बातें कि ये जो अतिवादी संगठन थे इनको रोका नहीं गया, इनको एनकरेज किया गया और पुलिस को अपना काम करने से रोका गया। ये दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं और इसी के एक तरह के नतीजे के तौर पर ये बात निकल कर आई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त के मुख्यमंत्री, जिसमें कहा गया है कि वो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं। Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. ब्रिटिश विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ इसमें साफ तौर पे कहते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं थे, और उस वक्त में ये विकल्प नहीं था कि भारत अपने जो राजनयिक रिश्ते हैं भारत से यूके तोड़ लेता है, तो ये उनके पास ऑप्शन नहीं था। हालांकि ये बताना भी ज़रूरी है कि 2002 के दंगों के बाद से नरेंद्र मोदी के ऊपर एक डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया गया, और 2012 में अक्टूबर के महीने में ये ख़त्म हुआ, जो एक राजनयिक एक तरह से बॉयकॉट या एक तरह की पाबंदी थी। इसी दौरान ये जो इंक्वायरी है वो यूरोपियन यूनियन ने भी एक इंक्वायरी को सेटअप किया और इन्वेस्टिगेशन किया। इसमें ये पाया गया, इस यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री ये भी बता रही है कि जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने खासकर एक सक्रिय भूमिका निभाई इस पूरी हिंसा में, और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उनको कहा गया कि वो ये जो तमाम तरह का बलवा हो रहा था, ये जो दंगा हो रहा था, इसमें दखल अंदाजी ना करें। जैसे मैंने कहा कि इसमें वो इसे रोकने की कोशिश ना करें। नरेंद्र मोदी जो हैं वो, उनसे जब पूछा गया इस इंटरव्यू के दौरान
जब ये पूछा गया कि भाई आप जो ये रिपीटेड वायलेंस है गुजरात में, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने ये कहा, रिपोर्टर ने जब पूछा तो उन्होंने कहा, आई थिंक यू हैव टू करेक्ट योर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, द स्टेट इज़ वेरी पीसफुल। तो आपको अपनी जो सूचना है उसे ठीक करना होगा। जो राज्य है, गुजरात राज्य है, वो पूरे तरीके से शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। जब आगे रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मिसगाइडेड है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, यानी ये भटक गए हैं, आपके पास जो सूचना है ये भटकी हुई है, आप भटका दिया गया है आपको, और मैं आपके इस आंकलन से पूरे तरीके से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने ये कहा, और ये भी कहा कि ब्रिटिश हमें प्रीच ना करें ह्यूमन राइट्स के मामले में। तो उन्होंने कहा, यू ब्रिटिश शुड नॉट प्रीच अस ह्यूमन राइट्स। आपको जो है मानवाधिकार के मामले में ब्रिटिश कम से कम हमें इस मामले में ज्ञान ना दें, ये नरेंद्र मोदी का कहना था। नरेंद्र मोदी से जब आखिरी सवाल ये पूछा गया, सवालों के दौरान एक सवाल पूछा गया कि अगर वो वापस लौट के देखते हैं और सोचते हैं कि अगर कुछ वो अलग कर सकते, क्या कुछ बदल सकते, तो वो क्या सोचते हैं, वो क्या कर सकते। उन्होंने कहा कि one area where I could have done things differently is how to handle media. अगर मैं एक कोई ऐसी चीज़ थी जिसको अलग तरीके से करना चाहूँगा, अगर मुझे दोबारा मौका मिले, तो मीडिया को कैसे हैंडल किया जाए ये मैं करना चाहूँगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये बताती है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्री ने जो कंक्लूड किया है, वो कहा है कि वाइल नरेंद्र मोदी रिमेन्स इन पावर, रिकन्सिलिएशन विल बी इम्पॉसिबल। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो एक तरह से एक तार बांधने की जो एक कोशिश है भारत के मुसलमानों और नरेंद्र मोदी के बीच, नरेंद्र मोदी जब तक पावर में हैं ये असंभव होगा। इस तरह के रेकन्सिलिएशन यानी कोई भी शांति की जो संभावना है ये कह रहे हैं कि असंभव है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये भारत में, मैंने आपको बताया कि अभी भी अवेलेबल नहीं है देखने के लिए। So the Muslims who would say that they are still terrified, they are still frightened to go back to their homes, they still feel that the people who murdered their relatives have not been brought to justice, what would you say to them? I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. This absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. देखिए, इसमें मैं जैसे कह रहा था कि हमारे मैंने ये इंडिया में ये देख नहीं सकते, रिव्यू नहीं कर सकते इसको, ये बीबीसी टू में नहीं पे आ रही, पर हमारी ओर से ये प्रोपेगेंडा पीस है और सिर्फ इसका एक कोई डिस्क्रेडिटेड नैरेटिव जो कह रहा था उसी को बढ़ाने के लिए एक एफर्ट है। इसमें एक बायस जिसे कहते हैं और एक कंटिन्यूइंग कॉलोनियल माइंडसेट है और इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है आप अगर उसको देखें। सिर्फ ये कहना चाहूँगा, दिखता है कि इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल इसमें जुड़े हुए हैं, इस क्लियरली कोई एक इसी नैरेटिव को बढ़ा रहा है और इस नैरेटिव से, इस स्टोरी से उसी का उन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्शन है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं। और इससे हमें ये लगता है और ये प्रश्न आता है कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे क्या एजेंडा है। और फ्रैंकली जैसे मैंने कहा, हम इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं ताकि इस प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्री को कोई डिग्निटी मिले, कोई अच्छी तरह इसको रिस्पॉन्स करे। ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत की कोर्ट ने इस पर क्या कहा। जून के महीने में लगातार ये बहुत सारे मामले चलते रहे जो गुजरात दंगे हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों को गुजरात के बाहर लाकर महाराष्ट्र में कभी, और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई कई मामलों की, जिसमें कोर्ट ने ये पाया कि ये सीधे तरीके से, अनबायस तरीके से इन मामलों की सुनवाई नहीं हो पाएगी, इसलिए इन मामलों को गुजरात से बाहर लाया गया और फिर वहाँ पर सुनवाई हुई। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा कि कोई लार्जर कंस्पिरेसी नहीं है गुजरात राइट्स के मामले में। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एहसान जाफरी की जो पत्नी है ज़किया जाफरी, उन्होंने एसआईटी की वो रिपोर्ट जिसमें नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई थी, उस रिपोर्ट को उन्होंने चैलेंज किया था, उस क्लीन चिट को उन्होंने चैलेंज किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और ख़ासकर बाद में ये भी कहा कि कोई लार्जर कंस्पिरेसी नहीं है बड़े स्तर पर। जो चार्ज लगा था, लार्जर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एट हाईएस्ट लेवल स्टैंड्स कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। काश के जो ताश के पत्ते हैं उनकी तरह जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी, एक बड़े जो षड्यंत्र का जो आरोप है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की ये बात है और दूसरी तरफ बीबीसी की ये रिपोर्ट है। जाहिर है आप सब भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब ये रिपोर्ट देखने को मिलेगी। भारत में भी एक दो जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने इसको डाउनलोड करके चलाने की कोशिश की, लेकिन इस रिपोर्ट को ऐसा लगता है कि बीबीसी ने जो कॉपीराइट उनका है उसकी वजह से उसको
डिलीट कर दिया और उसको ब्लॉक कर दिया उस रिपोर्ट को। तो अभी लगता है कि भारत के दर्शकों को कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा इस रिपोर्ट को। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप ये 2 रिपोर्ट ज़रूर देखें। जब गुजरात के चुनाव के दौरान मैं और मेरी टीम गुजरात गई थी, हमने वहाँ पर कई जो गुजरात दंगों के पीड़ित हैं 20 साल बाद भी, जिनके ज़ख्म नहीं भरे हैं, हमने उनसे बातचीत की। और ख़ासकर एक और रिपोर्ट मैं चाहती हूँ कि जो गोधरा से मैंने रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें बताया था कि 20 साल बाद गोधरा जो शहर है, जो टाउन है, वहाँ पर 15 अलग अलग दरवाजे या दीवारें लगी हुई हैं। तो ये BBC की डॉक्यूमेंट्री तो ज़ाहिर है अभी मुहैया नहीं है, आप नहीं देख पाएंगे, उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट्स जो मैंने गुजरात से फाइल की, मैंने और मेरी टीम ने, जिसमें 20 साल गुजर जाने के बावजूद भी जब लोग कहते हैं कि अब आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन होने का वक्त आ गया है, इन लोगों से मैंने बातचीत की जो गुजरात दंगों के पीड़ित हैं और 20 साल बाद भी इनके जख्म कितने हरे हैं, ये देखिए। जुम्मा का दिन था, 16 सैयद का रोज़ा रखा हुआ था और हमें पता नहीं थी। हमारी बहन का लड़का थोड़ा ना समझ था, तो उसके लिए हम बिस्किट लेने गए दुकान पर, हमारी खुद की दुकान पर हम बिस्किट लेने गए। वहाँ से देखा कि सब आ रहे हैं धारिये लेके, लकड़ियाँ लेके, तो हमने बिस्किट भी नहीं लिया और घर आके चिल्लाए कि बहुत से लोग आ रहे हैं, भागो भागो, बहुत से लोग आ रहे हैं। सबके मकान वकान सब पूरे जला दिए गए थे। सब पब्लिक तो वहाँ से बच के भाग आई थी, लेकिन सबका किसी का हम देख भी नहीं सकते, वो हाल था उस मकानों का। मतलब पूरे मकानों को सिलेंडर से पूरा जलाया गया था, सबके मकानों को। लोग कहते हैं कि 20 साल हो गए, अब उस कहानी को भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल सकते हैं? जो जख्म दिए आज तक हमारे हरे हैं। मुझे जो 25 साल पहले, 20 साल पहले जो बेड सोल में सो गया था, वो बेड सोल आज भी मेरे खाते में मौजूद है, वो आज तक नहीं भरा। कैसे भूल जाएंगे? आज तक दवा चल रही है मेरी, ताकत लगा के पेशाब करने जाता हूँ, उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी दवाई लेनी पड़ती। नॉर्मल तो मैं हूँ ही नहीं। 20 साल भी बात भूली नहीं है आप? वो दिन, वो घर बसाया, बचपन से वहाँ रहे, वो कैसे भूल सकते हैं अपने? वो लोगों ने मारा था, धारिया वो आता है ना, धारिया दांती, वो सब। आपको भी लगा था? मेरे को पीछे लगा था, पीठ पीछे। बीच में आपको मतलब धारियां लगे थे, जो धारदार हथियार होता है, वो लगा था। कितनी चोट आई थी आपको? 60 टाँके आए थे। 60 टांके? और अस्पताल में रहे थे आप? नहीं, टाँके लेके कैंप में रहते हम। दिमागी तौर पे निकल पाए? दिमागी तौर पे तो कहाँ से निकलेंगे मैडम, वो सब देखा हुआ मंजर जिंदगी में नहीं भूल सकते। जो सरकार हम लोग के लिए सेपरेट में होनी चाहिए, वो हम लोग के खिलाफ है। कहाँ से इतनी पब्लिक आई? सरकार को दिखना चाहिए उस टाइम पे। हम खुद अपना खुद का धंधा करते थे, दुकान भी हमारी अलग चलती थी, करियाने की, ससरा की, और हम घर लेडीज़ों की चीज़ बेचते थे, अलग बेचते थे, तो खुद कमा लेते थे। यानी किसी के पास अपने को जाना हो तो फट लेके अपने को यूँ नहीं बोलते थे कि तू हमको पैसा दो। ये जो है मतलब ये मुस्लिम एरिया है पूरा इस तरफ, और ये जो है हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर रहते हैं। ये बंद है। हाँ, 2002 के राइटिंग के बाद इसको बंद कर दिया। जैसे वाघा की बॉर्डर होती है, ऐसी एक सरहद है ये। पहले सरहद की तरह था, लेकिन अब तो इसको परमानेंट बंद कर दिया है। ये सब ट्रॉली यहाँ पर रख दिया है, यहाँ बोर्ड भी लगा दिया है, अंदर भी बोर्ड लगा दिया है, मतलब आना जाना बंद कर दिया है। ये एक रास्ता ही है जो आवाम के लिए खुला रहना चाहिए। सिर्फ दिल खोल के बात करने से कुछ नहीं होता है, रास्ते भी खुले होने चाहिए। अभी मुल्क के मौजूदा जो हालात है, उस हिसाब से जो स्टेटमेंट बड़े लीडरों के आते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी की हो, वो दिल खोलने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। तो वाकई में पहले ऐसे रास्तों को खोलना चाहिए। पब्लिक का गैदरिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो प्रॉपर नहीं है। ये गोधरा है और ये वाघा बॉर्डर की तरह का एक सीन दिखता है। ऊपर भी नौकीली मतलब वो लगाई गई है, और मतलब ये नौकीली जो मतलब ये दिख रहा है, वो एक खौफ दिखा रहा है। तो ये खौफ को निकालना चाहिए।
चाहे किसी भी तरह का हो, इस पार का हो या उस पार का हो, खौफ को निकाल कर लोगों का गैदरिंग का भी सोचना चाहिए। 2002 के बाद ये दीवार को बनाई गई है और ये एक बॉर्डर जैसा है। ये सिर्फ एक दीवार ऐसी नहीं है, गोधरा में ऐसी कम से कम 15 दीवारें हैं अलग अलग जगहों पर, कि जहाँ पर एक डिवाइडेशन मतलब पूरा दिखता है। कम्युनिटी को अलग, एक पूरा मतलब हिंदू कम्युनिटी अलग और मुस्लिम कम्युनिटी अलग, इस तरीके का एक पूरा चित्र स्पष्ट होता है। अक्सर खबरें हम रोज़ करते हैं, पत्रकार के तौर पर मैं भी खबर कवर करती हूँ, लेकिन कोई दिन ऐसा आता है जबकि दिल दुख जाता है। आज शायद वो दिन है जब दिल दुख गया है। जिस स्टेट के पीसफुल होने का जिक्र नरेंद्र मोदी इस इंटरव्यू में कर रहे हैं, उसके गुजर जाने के 20 साल बाद भी कम से कम मैंने तो गोधरा में ऐसा कोई पीस नहीं देखा, क्योंकि 15 अलग अलग दरवाजे और दीवारें दोनों समुदायों को अलग करती हैं। और अभी भी ऐसी कोई संभावना बहुत कम नजर आई मुझे जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटीज़, दोनों समुदाय एक साथ एक मोहल्ले में पड़ोसियों की तरह साथ साथ आस पास रह सकें। मैं ज़रूर चाहती हूँ कि ये दोनों रिपोर्ट आप देखें, और जाहिर है BBC की रिपोर्ट जब भी रिलीज़ होगी, ये डॉक्यूमेंट्री आप और मैं ज़रूर देखेंगे। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।